अगर आप आने वाले 10 सालों तक हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो 10 सालों के बाद आपको 21 लाख रुपए या फिर उससे भी ज़्यादा की रकम मिल सकती है। इस 21 लाख रुपए में से जो 6 लाख रुपए के लगभग की रकम है वो तो आप ही के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा है, और बाकी का जितना भी बच गया यानी कि 15 लाख रुपए और उससे ज़्यादा की रकम वो इसमें आपका प्रॉफिट हो गया। अभी जो सारी की सारी कैलकुलेशन है ये सच हो सकती है अगर आप अपना पैसा स्मॉल कैप फंड्स में आने वाले 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं इनमें अगर आप अपना पैसा थोड़े लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक काफ़ी अच्छा खासा जो रिटर्न है वो कमा सकते हैं। और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे स्मॉल कैप फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कि आप लंबे समय के लिए SIP के ज़रिए इन्वेस्ट करके अच्छा खासा जो रिटर्न है वो कमा सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ इस वीडियो में आप सभी को इन फंड्स में रिस्क का लेवल कितना है, मतलब कि आपका जो पैसा है उसका डूबने का कितना ज़्यादा खतरा है इसमें, तो उसको लेकर के भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा काम की है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ रजनीश झा और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय। एक कदम मेरी की ओर, चलिए शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए कि भाई देखिए, इस वीडियो में मेरे द्वारा जो भी जानकारी आप सभी को दी जाएगी वो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप सभी को एजुकेट करने के लिए बनाई गई है। तो जब भी कहीं पर अपना पैसा आप इन्वेस्ट करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि और विवेक के बेसिस पर ही उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें। किसी के कहने पर अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट ना करें। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी बात और कि आज की इस वीडियो में हम जिन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वही दुनिया के सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स है। हम तो बस आज की इस वीडियो में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के कुछ ऐसे फंड्स के को डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में SIP रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है जी, चलिए तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो अब आते हैं अपने वीडियो के मेन मुद्दे पे। तो आज की इस वीडियो में हम जिन स्मॉल कैप फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं उनको डिस्कस करने से पहले इन फंड्स में रिस्क का लेवल कितना होता है, मतलब कि जिन स्कीम्स में आप अच्छे रिटर्न्स के सपने लेकर के अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो उनमें आपका पैसा डूबने का खतरा कितना होता है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि भैया इसमें जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और अच्छे रिटर्न्स के जो सपने देख रहे हैं तो इसमें हमारा पैसा किस हद तक जो है वो डूब सकता है। तो पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी के जितने भी इनके रिटर्न्स वाले डिटेल्स हैं और जितने भी डिटेल्स हैं तो उनको हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है जी, चलिए तो पहले बात करते हैं इन फंड्स में शामिल रिस्क के बारे में। तो देखिए, म्यूचुअल फंड की जो ये वाली कैटेगरी है स्मॉल कैप की, तो इसमें जो रिस्क का लेवल है ना वो अच्छा खासा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका ज़्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट होता है स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स में। और आप में से ज़्यादातर लोग तो ये जानते ही होंगे कि जो स्मॉल कैप वाली जो कंपनियां होती हैं वो कितनी ज़्यादा रिस्की होती है। क्योंकि देखिए, एक तो ये साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती है, वैसे उतनी भी ज़्यादा छोटी नहीं होती जितना आप सोच रहे हैं। मतलब छोटा कहने से मेरा मतलब ये है कि ये लार्ज कैप और मिड कैप के कंपेरिजन में छोटी होती हैं। भैया साइज़ में वैसे अगर आप देखेंगे तो बड़ी होती हैं, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो कोई गली नुक्कड़ की कंपनी तो जाकर लिस्ट हो नहीं सकती उस पर, तो साइज़ में होती है। बट जब आप लार्ज कैप और मिड कैप से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी छोटी होती है। अब ये छोटी होती हैं, ये क्यों होती हैं? तो क्योंकि इनका कस्टमर का बेस काफ़ी छोटा होता है, बहुत बड़े मार्केट तक इनकी रीच नहीं होती है, पैसों की इनके पास कमी होती है, तो इन सब वजह से एक साइज़ में छोटी कंपनी होती है। अब क्योंकि कस्टमर का बेस ज़्यादा नहीं है, पैसों की कमी है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब भी मार्केट में कोई उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन आएगी, कोई बुरा वक्त आएगा, तो इन कंपनियों के सबसे ज़्यादा बंद होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। लार्ज कैप और मिड कैप के भी बढ़ते हैं, बट उनके उतने ज़्यादा चांसेस नहीं बनते जितने कि ये स्मॉल कैप कंपनियों के हो जाते हैं। तो इनमें इसीलिए जो रिस्क का लेवल है वो अच्छा खासा होता है। अब आपका पैसा भी इन्हीं कंपनियों में, मतलब ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी पैसा जो है वो अच्छे खासे रिस्क में है। लेकिन देखिए, रिस्क तो है, ऊपर ऊपर से तो बिल्कुल ही लग रहा है कि रिस्क है, लेकिन जैसा कि मैं अपने सभी वीडियोस में कहता हूँ जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होती हैं उनमें, कि जब भी आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क ऑटोमेटिकली बहुत हद तक कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? क्योंकि आपका पैसा कोई एक दो कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो नहीं रहा है, वो कई सारे अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है।
भाई एक दो में होता तो रिस्क भी होता, यहाँ आपका पैसा 50-60 और उससे भी ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, और वो भी अलग अलग सेक्टर की हैं। कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर का है तो कोई फाइनेंस वाले सेक्टर का है, कोई टेक्सटाइल का है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई फार्मा का है। तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो भी इतने सारे कंपनियों में हो रहा है, 50-60 100-200। तो इसमें क्या होता है कि इस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से जो रिस्क का लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बट फिर भी रिस्क तो रहता ही है। अच्छा देखिए, रिस्क तो है ही फिर भी। तो अब क्या करना है आपको कि जब आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जब आप स्मॉल कैप फंड के ज़रिए भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो रिस्क को कम कैसे किया जाएगा उस बात को भी थोड़ा सा समझिए। देखिए क्या करना है आपने कि एक तो लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, मतलब कम से कम 5 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपकी इच्छा हो उतना आप इसमें इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। इसके बाद में आपको हमेशा ही कोशिश करनी है कि एसआईपी के ज़रिए इसमें इन्वेस्ट करें। देखिए लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लमसम में हम कहेंगे कि थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है एसआईपी के कंपैरिजन में, तो इसीलिए लमसम को भी आप अवॉइड कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सेफ गेम खेलना है तो लमसम भी इग्नोर कर देंगे। तो अगर आप एसआईपी के ज़रिए लंबे समय तक इसमें बने रहेंगे तो रिस्क का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एक छोटी सी टिप और भी है कि अगर आप इसमें अपना पैसा, मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपको टोटल पूरे म्यूचुअल फंड में करनी है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए करनी है आपको, तो उसका अगर एक छोटा सा जो हिस्सा है, मतलब कुछ 20 से लेकर के 30,000 तक, मतलब कि 20 से लेकर के 30% जो हिस्सा है ना, उसे ही आप इसमें इन्वेस्ट करिए। इससे क्या होगा कि अगर बाय चांस लॉन्ग रन में भी ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो आपका जो ओवरऑल जो मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, जितना भी आपने किया हुआ है, तो उसके रिटर्न्स पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक छोटा सा पोर्शन ही इसमें आपका इन्वेस्ट हो रखा होगा। तो ये काम अगर आप करते हैं, मतलब एक तो एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करना, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना, और एक छोटा सा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना, तो अगर आप ये तीनों चीज़ें फॉलो कर लेते हैं स्मॉल कैप फंड्स में, तो आपका जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। भाई देखिए, एक तो आपका रिस्क ऑलरेडी काफ़ी कम हो जाता है जब आप म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरा कि जब आप ये तीनों स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो आपका रिस्क और भी कम हो जाएगा। तो ऊपर से जब आप देखते हैं तो बिल्कुल आपको ज़्यादा रिस्क नज़र आएगा, लेकिन जब आप थोड़ा सा अंदर घुसेंगे तो जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है कई सारे फैक्टर्स की वजह से। अब इसके बाद यहाँ पर एक सवाल कई सारे लोगों के मन में हो सकता है कि यार कि भैया इसके अंदर में पैसा ज़ीरो होने के कितने चांसेस है। तो देखिए, ज़ीरो होने का जो चांस है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आप अपना पैसा इवन शॉर्ट ड्यूरेशन में भी निकाल लेते हैं, मतलब साल 2 साल में भी निकाल लेते हैं, तो भी ज़ीरो होने का चांस जो है वो काफ़ी हद तक कम होता है। हाँ, रिटर्न्स थोड़े बहुत नेगेटिव में जा सकते हैं अगर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी ज़ीरो होने का चांस तो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक टिक गए, मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए टिक जाते हैं, तो भैया लगभग ना के बराबर है कि आपका पैसा बिल्कुल ही, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है आपकी, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। आज तक अभी ऐसा देखने को मिला नहीं है। लेकिन देखिए, मैं वही कहूँगा कि मार्केट में जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क का जो पूरा हिसाब किताब है वो समझ गए। अब बात करते हैं रिटर्न्स के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड की जो ये वाली कैटेगरी है ना, स्मॉल कैप फंड्स की, ये आपको कभी भी रिटर्न्स के मामले में तो निराश नहीं करने वाली है। देखिए, ये बात सच है कि इसमें रिस्क का जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन इस ज़्यादा रिस्क के साथ साथ इसमें आपको ज़्यादा रिटर्न कमाने का भी मौका मिलता है। म्यूचुअल फंड के जितने भी कैटेगरीज इस टाइम पर मार्केट में मौजूद हैं, अगर आप उनके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को अगर आप इसके रिटर्न से कंपेयर करके देखेंगे, तो ज़्यादातर मामलों में आपको इसी के रिटर्न्स जो हैं वो ज़्यादा नज़र आएंगे। तो रिटर्न्स के मामले में आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। आप कुछ ऐसे समझिए कि अगर इस फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ज़्यादा, मतलब बहुत ही एक ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस हुआ, और हाँ, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जिन रिटर्न्स की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे ना, तो वो सब के सब एसआईपी वाले रिटर्न्स है। देखिए क्या होता है कि जब आप लमसम इन्वेस्ट करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत एक अलग हिसाब किताब हो जाता है, और जब आप एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका थोड़ा अलग हिसाब किताब रहता है। तो अभी हम लमसम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करें, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एसआईपी वाले इन्वेस्टमेंट की। तो वो जो एसआईपी वाला रिटर्न है इसका, अगर मान लो उस हिसाब से अगर हम देखें ना, तो अगर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी किया ना, तो भी आपको आराम से ये कुछ 20% के लगभग के जो है ना वो कमा करके दे देगा। अभी तक हमारे पास जितना भी डेटा अवेलेबल है, तो उसमें जो 10 साल के रिटर्न्स का डेटा है एसआईपी वाले रिटर्न्स का, तो उसके अंदर अभी भी 20% या उससे नीचे का रिटर्न नहीं है। बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि चलो 20% भी दिया अगर कम से कम, तो भी आपको एक अच्छा खासा जो अमाउंट है ना वो कमाने का मौका मिल जाएगा। आप मान के चलो कि आपने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए इसमें 10 सालों तक, तो 10 सालों के बाद 20% के रिटर्न के हिसाब से आपको कुछ 17 लाख रुपए के लगभग की एक रकम मिल जाएगी, जिसमें कि 6 लाख तो आप ही के होंगे और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो इसमें आपका प्रॉफिट होगा।
तो आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपको ये उस टाइम पर भी कमा के देगा जब ये अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, इसके बाद में मान लो कि अगर जब इसने अच्छा परफॉर्म किया ना, तो आपको आराम से ये 24 से 25% या उससे भी ज़्यादा का जो एक एनुअलाइज रिटर्न है वो कमा करके दे सकता है। जैसे मान लो आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए वही 10 सालों के लिए, तो अगर कुछ 24 से 25% के लगभग का रिटर्न रहता है, तो आपको आराम से 10 साल के बाद 21 से लेकर के 22 लाख रुपए या उससे भी थोड़े ज़्यादा जो रकम है वो आपको कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इस फंड में रिस्क और रिटर्न्स का क्या हिसाब किताब रहने वाला है, मुझे उम्मीद है कि अब आप सभी इस बात को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अब उन फंड्स के नाम जान लेते हैं जिनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि हम उन फंड्स के नाम जानेंगे अभी जिन्होंने एसआईपी रिटर्न्स के मामले में पिछले 10 सालों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो देखिए, उन फंड्स के जो नाम हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला वाला जो है वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, दूसरा है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तीसरा है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, चौथा है आपका एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ और पांचवा है आपका कोटेक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यही वो 5 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों में एसआईपी रिटर्न्स के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। देखिए, वैसे तो अभी तक ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स के पिछले 10 साल के डेटा ही अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि यही 5 सबसे बढ़िया स्मॉल कैप फंड्स हैं एसआईपी रिटर्न्स के मामले में, लेकिन जितना डेटा अभी तक हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से यही 5 सबसे बढ़िया है इस टाइम पे। और मान लो कि आगे चल के और भी कई सारे फंड अगर अच्छा परफॉर्म करते भी हैं तो इनके भी रिटर्न्स कुछ ख़राब तो है नहीं। आपको आराम से, अगर आप इन फंड्स के पिछले 10 सालों का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो आपको 22 से लेकर के 25% और उससे भी थोड़ा ज़्यादा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्ग रन में आप आराम से इसमें 22% से ऊपर का जो रिटर्न है वो एसआईपी वाले में वो कमा सकते हैं। तो ये रिटर्न भी कम होता नहीं है। तो बाकी के जो म्यूचुअल फंड अगर वो अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हैं, इनसे भी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं लॉन्ग रन में आगे आने वाले टाइम में, तो भी आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। अब इसके बाद इन फंड्स के जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे कि इनका AUM कितना है, NAV कितना है, पोर्टफोलियो किस तरीके का है, इनके रिस्क रेशियोज़ जो हैं वो किस तरीके के हैं, तो ये जो सारे डिटेल्स है ना, इनको मैं अभी फ़िलहाल इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता। इसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी अगर मैं और सारी चीज़ें डिस्कस करने लग गया तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, फिर आप भी लोग देखते नहीं हैं उसको, तो भैया फिर व्यूज़ कम आते हैं, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं लगता फिर बनाने का। तो उनको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा, बट अगर आप चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि भैया हमें इस पर्टिकुलर फंड के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के दे दो, तो फिर मैं वैसे बना दूंगा। बट अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इन सभी फंड्स को हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको नाम बता दिए और कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भैया इन सब फंड में रिस्क का कितना है और रिटर्न्स का क्या हिसाब किताब रहेगा। तो जितने भी इनके डिटेल्स हैं ना, उनके जो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, जो कुछ डेटास हैं, वो इस वक्त आप सभी अपने अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जिस वेबसाइट से सारे डेटा लिए गए हैं उसका लिंक भी मैं नीचे में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो क्लिक करके आप इनको और डिटेल में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। चलिए, तो बस अब फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपके मन में डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एक रिव्यू वाला वीडियो बनाऊं तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको भी ज़रूर बताइए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जितने ज़्यादा लोगों के साथ हो सके इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके भी ज़रूर रख लें, और सब्सक्राइब करते टाइम जो नोटिफिकेशन बेल वाला बटन होता है उससे भी प्रेस करना ना भूलें। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।